नमस्कार, मैं गीता। स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज इंडिया में। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती है तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल जाएगा। ऐसे में आदिवासी राष्ट्रपति कार्ड बीजेपी को सियासी तौर पर लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि देश में 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी पर दांव। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड। बीजेपी की नजर लोकसभा के 60 से ज्यादा सीटों पर। विपक्ष से पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा का नाम। द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री ने किया था फोन। द्रौपदी मुर्मू के आंखों में आ गए आंसू। देश के प्रधानमंत्री जी का फोन आया था। द्रौपदी मुर्मू की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बस पीएम मोदी को सुनती रही और कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर बाद बस धन्यवाद कह पाई, और वो भी बहुत मुश्किल से। बात ही कुछ ऐसी थी, आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। ये सपने जैसा है। झोपड़ी से सर्वोच्च पद तक का दावेदार बनने तक का सफर सिर्फ सपना ही हो सकता है। आदिवासी समुदाय के लोग ऐसा सपना तक नहीं देखते। अब तकरीबन तय है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। मंगलवार को भाजपा और उनके साथ की पार्टियों ने द्रौपदी का नाम तय कर दिया है, और ये बात तो दिल्ली में हो रही थी, लेकिन तब द्रौपदी उड़ीसा के मयूरभंज के अपने गांव माहुलडीहा में अपने घर पर थी। इसके साथ ही बेटी इत्रिशी थी। द्रौपदी ने कहा कि ये क्षण मेरे आदिवासी और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है। बीजेपी से पहले विपक्ष ने अपना उम्मीदवार चुन लिया। अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। अगले महीने की तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल जाएगा। ऐसे में आदिवासी राष्ट्रपति कार्ड बीजेपी को सियासी तौर पर लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि देश में 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। ऐसे में आदिवासी समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाए जाने की मांग उठती रही है। इस तरह पहला आदिवासी राष्ट्रपति का कार्ड बीजेपी को सियासी तौर पर आगामी राज्यों के चुनाव में ही नहीं बल्कि 2024 के चुनाव में भी लाभ दिला सकता है। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से हैं और वे जनता पार्टी से लेकर जनता दल व बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। वहीं द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। मुर्मू निगम पार्षद से लेकर विधायक और झारखंड की राज्यपाल रही हैं। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वे हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। दरअसल बीजेपी लंबे समय से खुद को आदिवासियों के सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाकर आदिवासी समुदाय को साधने का सियासी दांव चला है। देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है।
कई राज्यों में तो सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। देश की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि सियासी तौर पर आदिवासी समुदाय का असर इससे कई ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों की नाराजगी के चलते नुकसान भी उठाना पड़ा था। खासकर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में है, जिनमें से झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में 2024 से पहले चुनाव होने हैं। अब बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड चलकर सियासी तौर पर अपने राजनीति समीकरण को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती हैं तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में सियासी तौर पर फायदा मिल सकता है। आगामी महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां आदिवासी वोटर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। गुजरात में इसी साल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2023 में चुनाव होना है। इस तरह से 4 राज्यों में 128 विधानसभा सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। इन 4 राज्यों के आदिवासी सीटों के नतीजे को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जबकि कांग्रेस बड़ी संख्या में इन सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। ऐसे में बीजेपी आदिवासी वोटों को लेकर गंभीर है। वहीं गुजरात में करीब 15% आदिवासी वोट हैं, जिनके लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी मतदाता किंग मेकर माना जाता है। 2018 में बीजेपी की सत्ता से विदाई में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश में कुल 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें आदिवासी बहुल इलाकों से हैं, जो उनके लिए आरक्षित हैं। बीजेपी आदिवासी वोटों के भरोसे सूबे की सत्ता में 15 साल तक बनी रही, लेकिन 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को सिर से नकार दिया था। बात करें झारखंड की तो यहाँ आदिवासी बीजेपी को सिर आंखों पर बैठाकर रखते थे, लेकिन हालात बदल गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये दुर्ग पूरी तरह से दरक गया है। झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने के लिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। देश में आदिवासी 8% हैं, जो कुल आबादी से 10 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में ये समीकरण बीजेपी को भविष्य में सियासी तौर पर लाभ दिला सकते हैं। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। देश में राष्ट्रपतियों से जुड़े कई दिलचस्प बातें हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े खास पहलुओं के बारे में। हादसों से भरी रही भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी। दोनों बेटों को खोया, पति भी नहीं रहे। 25 जुलाई को ही खत्म होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। देश के 2 राष्ट्रपतियों का पद पर रहते हो चुका है निधन। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में हादसे पर हादसे होते रहे हैं। इन हादसों ने उन्हें कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय के लिए जरूर झकझोरा होगा, लेकिन वो हर हादसे के बाद एक मजबूत होकर निकली। इरादे फौलादी हो तो हादसे भी हमवार हो जाते हैं। द्रौपदी ने भी इन हादसों को हमवार बना दिया। वो 2009 का साल था जब द्रौपदी के जिंदगी में पहली बार भयंकर तूफान आया। तब उनके पुत्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वो इस सदमे से निकलने में जुटी थी, लेकिन प्रकृति शायद उनकी और परीक्षा लेने पर उतारू थी।
महज 3 वर्ष बाद 2022 में सड़क हादसे के कारण उनका दूसरा पुत्र भी छिन गया। उनके पति श्याम चरण मुर्मू का कार्डियक अरेस्ट के कारण पहले ही निधन हो चुका था। द्रौपदी मुर्मू की एक विवाहिता पुत्री है जो भुवनेश्वर में रहती हैं। आर्ट्स ग्रेजुएट मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी, फिर वो टीचर बन गई और बाद में उन्होंने राजनीति का रुख अपना लिया और 1997 में पहली बार निगम पार्षद रही। उड़ीसा के रैरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी विधायक बनने के बाद वो 2000 से 2004 के बीच नवीन पटनायक सरकार में मंत्री भी बनी। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया। उनका कार्यकाल पिछले वर्ष 2021 में खत्म हुआ। अब बात करते हैं कुछ दिलचस्प समय के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से हर बार 25 जुलाई को ही नए राष्ट्रपति कार्यभार संभालते आए हैं। रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं। देश में 2 राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जिनका देहांत राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ है। इसमें तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और 7वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद शामिल हैं। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 के बीच ही राष्ट्रपति रहे थे। उनके देहांत के बाद उपराष्ट्रपति VV गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी तरह से 7वें राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ही अपने पद पर रहे। नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। हालांकि उनके खिलाफ 36 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, लेकिन वे सभी खारिज हो गए थे। रेड्डी एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो इस पद के लिए चुने गए। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जो इस पद के लिए चुने गए हैं। वहीं APJ अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक थे जो कि राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 बार इस पद को सुशोभित किया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह इस पद पर चुने गए एकमात्र चीफ जस्टिस थे। बीजेपी ने 5 साल पहले यूपी के दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनवाकर बड़ा मैसेज दिया था। अब उसी तरह का चौंकाने वाला फैसला द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया गया है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करके विपक्षी दलों की राजनीति को साधने का प्रयास किया है। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सपा और बसपा का लिटमस टेस्ट। मुर्मू के उम्मीदवार बनने के बाद सपा और बसपा पर सबकी नजर। आदिवासी महिला उम्मीदवार के पक्ष और विपक्ष पर उठे सवाल। मायावती की रणनीति पर रहेगी नजर। बीजेडी ने पहले ही दिया समर्थन। एक महिला आदिवासी नेता को देश के सर्वोच्च पद का दावेदार बनाए जाने की बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुर्मू को आगे लाकर पार्टी ने एक तीर से कई निशान साधने की कोशिश की है। ये न सिर्फ देश की महिलाओं, आदिवासियों और SC/ST समुदाय के लिए बड़ा संदेश है, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सावधानी से बढ़ा गया कदम भी है। इससे कई सियासी और सामाजिक मायने देखे जा रहे हैं। राजनीति काफी गर्मा गई है। द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद अब कई राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। भाजपा की रणनीति के आगे विपक्ष की राजनीति फेल होती दिख रही है। वहीं द्रौपदी मुर्मू की राह आसान होती नजर आ रही है। उनके पहले राज्य उड़ीसा से सत्ताधारी बीजू जनता दल ने उनका समर्थन देने की घोषणा कर दी।
द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद अब कई राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सीएम नवीन पटनायक की इस घोषणा से साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ होती जा रही है। आने वाले समय में उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश से भी उनको समर्थन मिल सकता है। हालांकि सबकी नजर देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी के दलों की ओर से बनने वाले समीकरण पर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसका कारण यहाँ का वोट वैल्यू है। यूपी में एक विधायक के पास सबसे अधिक 208 वोट वैल्यू है। इस प्रकार 403 विधायकों के वोट का मूल्य 83,824 है। हालांकि सांसदों का वोट वैल्यू इस बार 708 से घटकर 700 रह गया। यूपी में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के पास करीब 325 विधायक थे। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन 47 और बसपा 19 सीटों पर जीती थी। यूपी चुनाव 2022 में यूपी में एनडीए विधायकों की संख्या घटकर 273 रह गई है। वहीं सपा गठबंधन के पास 125 विधायक है। वहीं बसपा के पास केवल एक ही विधायक है। हालांकि सपा के पास 3 और बसपा के पास 10 सांसद भी हैं। ऐसे में इन दोनों दलों की रणनीति पर नजर रहेगी। अखिलेश यादव ने पहले ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी की ओर से तय किए जाने वाले उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनी है। देश के 13 विपक्षी दलों की ओर से उन्हें समर्थन देना तय है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या आखिरी समय में अपनी नीति में बदलाव करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं मायावती पर हर किसी की नजर रहने वाली है। दलित और महिला की राजनीति करने वाली मायावती क्या इस बार एक आदिवासी महिला के समर्थन में खड़ी होती है या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करके विपक्षी दलों की राजनीति को साधने का प्रयास किया है। पार्टी की ओर से पहले एक दलित और फिर आदिवासी महिला नेता को राष्ट्रपति बनाए जाने के फैसले से निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा। आदिवासी और दलित समाज को सम्मान देने के रूप में इस पूरे मामले को लिया जा रहा है। इस स्थिति में अन्य राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगी कि वे उनके खिलाफ खुलकर विरोध में आए। भाजपा इसको सीधे सीधे बहुजन समाज के सम्मान अपमान से जोड़कर पेश करने में पीछे नहीं हटेगी। वर्ष 2017 में जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था, तब सपा और बसपा ने उनको समर्थन दे दिया था। इसका कारण तब बताया गया था कि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भले ही उस समय वे बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन कानपुर कनेक्शन के कारण समाजवादी पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने समर्थन की घोषणा कर खुद को इस वर्ग से जोड़े रखने की कोशिश की थी। मायावती ने तब कहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन दलित समाज के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। अब एक बार फिर इन दोनों दलों पर हर किसी की निगाह अटकी हुई है। राजनीति के लिहाज से देखें तो द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना भाजपा का रणनीतिक कदम नजर आता है, लेकिन अगर एक योग्य उम्मीदवार के लिहाज से देखें या फिर एक महिला के लिहाज से देखें तो, और सबसे बड़ी बात आदिवासी के लिहाज से देखें तो देश के सर्वोच्च पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम सर्वथा उचित है। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर।